तो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहाँ का बच्चों एक गॉस लॉ के ऊपर एक एप्लीकेशन का एक नया न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो आप लोगों के पेपर में बहुत बार बच्चों पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि हम लोग बच्चों मेन जो तैयारी कर रहे हैं प्री बोर्ड और बोर्ड की और हाफ ईयरली की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पर मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो जहाँ पर बच्चों को डिफ़िकल्टी ना हो कि यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। ठीक है, या जिस बच्चों के टॉपिक कमज़ोर रह गए हैं तो वो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रूफ करके अपनी मेहनत को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि जैसे आपके पास न्यूमेरिकल लिखा हुआ है तो क्या कह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। आपको एप्लीकेशन यूज़ करनी है किसकी, गॉस लॉ की। और क्या फाइंड करना है बच्चों, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। आपके पास एक लॉन्ग इन्फिनाइट वायर है बच्चों, ठीक है, और वो फुल्ली यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, यानी उसके ऊपर चार्ज बिखरे हुए हैं। तो मान लो बच्चों आपके पास ये कुछ इस तरीके से वायर है। ये मान लो कि मैंने एक सीधी वायर ले ली इस तरीके से, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ फुल्ली चार्ज इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बिखरे हुए हैं। ठीक है, ये और ये इस वायर की जो लेंथ है बच्चों वो कितनी है, आप लोगों के पास इन्फिनाइट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस इन्फिनाइट लॉन्ग वायर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको 3 बातें डिस्कस करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को कराने से पहले। एक तो बच्चों आपको ये बात याद करनी है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये बात याद करनी है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। बच्चों इसको हम लोग लिखते हैं लैम्डा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि जो चार्ज है बच्चों वो आप लोगों की सरफेस पर उपस्थित है। ठीक है, सरफेस पर। ठीक, सरफेस मान लो कि जैसे मैंने कोई बाउंड्री ऐसे स्फेयर ले लिया कोई भी, या कोई भी एक सिलेंडर ले लिया इस तरीके से, और ये चार्ज इसकी बॉडी पर ऐसे बाहर की ओर उपस्थित है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। बच्चों आप इसको सिग्मा से लिखो, सॉरी इसको आप सिग्मा से लिखो, इसको आप किससे लिखो, सिग्मा से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे लिखते हैं, सिग्मा से। तो जो किसके बराबर होता है बच्चों, क्यू इनसाइड अपॉन एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों किसके बराबर होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एरिया। दूसरी बात बच्चों मैं बताना चाहूँगा आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम लैम्डा से लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, क्यू इनसाइड अपॉन लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है बच्चों, एक लाइन पर, ठीक है, एक लाइन पर कितने चार्ज उपस्थित है। तो देखो एक लाइन है ना ये, तो इस लाइन पर कितने चार्ज उपस्थित है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू इनसाइड अपॉन लेंथ। तीसरी बात बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को बच्चों आप लिखेंगे रो से, जो किसके बराबर होगी, क्यू इनसाइड अपॉन वॉल्यूम, क्यू इनसाइड अपॉन वॉल्यूम के बराबर होगी। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको सबसे पहले हर टॉपिक में जब तक हम गॉस का काम कर रहे हैं तो ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात पता चल गई, तो अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस पर काम करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी गॉस पर हम लोग काम करते हैं तो गॉस ये कहता है कि आप जिस सरफेस पर काम करना चाह रहे हैं उस सरफेस से कुछ डिस्टेंस दूर जाकर आप कोई टेस्ट चार्ज रख लीजिए और उस टेस्ट चार्ज के चारों ओर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दीजिए। तो मान लो बच्चों मैंने यहाँ से मान लिया कि एक स्मॉल आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है जहाँ पर मेरा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब गॉस क्या कह रहा है कि आप इस पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस इस तरीके से बना लो कर्व। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो ये गॉसियन सरफेस होगी। तो बच्चों देखो ये एक सिलेंडर टाइप दिख रहा है वायर, तो यानी जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो आपकी वो भी कैसी बनेगी, एक सिलेंड्रिकल टाइप की बनेगी, और जिसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, इन्फिनाइटी होगी। जितना ये होगा वायर उतना ही लंबा ये आपका क्या होगा, गॉसियन सरफेस होगा। इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पर देखना है कि कितने चेहरे हैं, कितने फेसेस हैं इस सिलेंडर के। तो आपको पता है कि 3 फेसेस हैं, एक फेस ये वाला, एक फेस ये वाला, एक फेस ये वाला। तो 3 फेसेस हैं, एक चेहरा ये, एक चेहरा ये रहा, एक चेहरा ये रहा। अब इन चेहरे से आप लोग क्या कर दो, इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दो। तो एरिया वेक्टर इसका बाहर की ओर होगा परपेंडिकुलर सरफेस के डी ए,
इसका एरिया वेक्टर बच्चों कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, ऊपर की ओर, यानी DA। इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, DA। तो यहाँ से 3 चेहरों पर हमने क्या निकाल दिया, एरिया वेक्टर निकाल दिया। तो अब इन चेहरों पर हम लोग क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। तो फ्लक्स नेट इज इक्वल टू कितने फ्लक्स हो जाएंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, जहाँ पर φ1 का फॉर्मूला E डॉट डी ए प्लस E डॉट डी ए प्लस E डॉट डी ए। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने पढ़ाई है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाएंगी। तो यानी प्लस से माइनस की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, मूव करेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे मूव कर रही है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसे और इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की ओर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ पर बन जाएगा डॉट हटाकर कोस थीटा। यहाँ पर भी आप क्या लगा देंगे, DA कोस थीटा। यहाँ पर भी क्या लगा देंगे बच्चों, DA कोस थीटा। अब आपको दिखाई दे रहा है इस पर एरिया वेक्टर इधर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर की ओर है। तो एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का। आपको इसके लिए दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है और एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है। तो कितने डिग्री का, 90 डिग्री। तो यानी ये हो जाएगा कोस 90। ऐसे बच्चों इसके लिए EDA कोस 90। तो ये कोस 90 हो गया। अब आपको पता है इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, बचा क्या, कोस थीटा 0। अब कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जो बच्चों यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स आया वो कितना आ गया आप लोगों के पास, EA आ गया। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, गॉस लॉ का यूज़ कर रहे हैं। तो अप्लाई गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, फ्लक्स बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या कहती है, फ्लक्स बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ पर Q इनसाइड, ये देखो कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है क्या, गॉसियन सरफेस ये है क्या, इसके अंदर चार्ज है, हाँ जी इसके अंदर कोई चार्ज है। इस तरीके से चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पर है, लीनियर पर है, वॉल्यूम पर है। तो हमें दिखाई दिया ये एक लाइन है, तो लाइन के ऊपर चार्ज है, तो यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों इसके लिए क्या लिखेंगे आप, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन लेंथ, Q इनसाइड अपॉन लेंथ। ये डिवाइड मेरा चला गया तो मल्टीप्लाई में, तो Q इनसाइड कितना आ गया आपके पास बच्चों, लैम्डा L आ गया। अब इस वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ रख देंगे। तो लैम्डा L इज इक्वल्स लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा के बराबर आ गया। ठीक, फ्लक्स के, सॉरी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बराबर कर देंगे। तो कितना आ गया, EA इज इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E एज इट इज़, ये नीचे चला जाएगा एरिया A एप्सिलॉन नॉट। तो लैम्डा L एज इट इज़, एरिया कितना होगा। तो बच्चों देखो ये आपको दिखाई दे रहा है एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का एरिया कितना होता है आपके पास, 2πr। तो हमने कितने डिस्टेंस पे ले रखा है, स्मॉल r पे ले रखा है, तो स्मॉल r और ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, 2πr और इनटू में क्या होता है, h होता है। ठीक है, तो ये, तो बच्चों जहाँ पर h की वैल्यू कितनी होगी, इसकी लेंथ पूरी जितनी हमने इसकी लंबाई ले रखी है, तो यहाँ पर h को हम लोग क्या मान लेंगे, l मान लेंगे। तो ये l यहाँ से इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो जहाँ पर बच्चों आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r आ गया। ठीक है बच्चों, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r आ गया। तो इस बात से मुझे ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के, क्योंकि सिग्मा लैम्डा कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कांस्टेंट, रेडियस मतलब ये जो सर्कल की रेडियस है जो हमने मानी है, ये आप दूर भी मान सकते हैं, पास भी मान सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या है, चेंजेबल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r। तो बच्चों ये पूरा एक टॉपिक था किसके ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के ऊपर। जब आपके पास एक लॉन्ग इनफिनाइट वायर है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी थी यहाँ पर। अब इसमें एक न्यूमेरिकल आता है क्या, इसमें एक SL अरोरा में आपके पास और एक्स्ट्रा जो बुक है उसमें आपके पास 2 टॉपिक दे रखे हैं, 2 तरीके के न्यूमेरिकल दे रखे हैं। जैसे वो क्या कह रहा है, ओवर विच
पहला न्यूमेरिकल इसमें दे रखा है ओवर विच सरफेस डज इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज। ठीक है, ये दे रखा है। दूसरा उसने कह दिया कि फॉर विच सरफेस, प्लेन कह दो सरफेस कह दो, इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, फील्ड नहीं फ्लक्स जीरो। ये दो न्यूमेरिकल दे रखे हैं उसने, और ये आप लोगों की केस स्टडी भी बन सकती है पूरा। ये आप लोगों का एक केस स्टडी भी बच्चों यहाँ पर क्या हो सकता है, बन सकता है। ठीक है, ये कहानी। अब क्या बात है वो देखते हैं। तो वो क्या कह रहा है, ओवर विच द सरफेस डज इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कब चेंज होगी। ठीक है, कब चेंज होगी ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन के लिए एट द प्लेन, जो हमने प्लेन लिया है, जो हमने सरफेस लिया है, एंड फेसेस, जो इसके एंड के फेसेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस आर। इसने क्या कहा है कि जो सरफेस है वो डिक्रीज मतलब चेंज कब होगी, तो हमने क्या बताया, एट द सरफेस ऑफ एंड फेस, जो एंड फेस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी जब डिस्टेंस क्या होगी आप लोगों की, इंक्रीज होगी। तो जैसे मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही बात हम लोग पहले लिख चुके, यही बात उसने आपको कंसेप्ट में केस स्टडी के रूप में दे दिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, परंतु आप इनको छोड़ के चले जाते हैं, ये आपको वहाँ पे समझ में नहीं आते। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब चेंज होगी, तो जब सरफेस के एंड होंगे, तो मतलब एंड का मतलब ये जो सरफेस के एंड है, जो बॉडी हमने बनाई है उसका जो एंड है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगी जब डिस्टेंस क्या होगा आप लोगों का, इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, फॉर विच द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ जीरो, किस फेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो, जीरो होगा, किस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ जीरो हुआ, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो यानी दो एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, तो एंड फेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बच्चों आप लोगों का, ज़ीरो होगा। तो आप क्या लिखेंगे, एट द टू प्लेन एंड फेसिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ ज़ीरो, यानी दो जो चेहरे हैं इन पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बच्चों आप लोगों का, ज़ीरो होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी इस तरीके से आपको क्या करनी है, इसकी यूज़ करनी है। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो ये कहानी कर लेंगे आप। मैं एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पर आपने 3 फ्लक्स काटे, तो 3 फ्लक्स में आपको ये चीज़ मिली, एक इधर की, एक ऊपर की, एक नीचे की ओर। तो 3 फ्लक्स आ गए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रल कर देना है। इंटीग्रल तो पता ही है कि डी ए का इंटीग्रल ए हो जाएगा। ठीक है, डी ए का इंटीग्रल ए हो जाएगा, डी ए का इंटीग्रल ए हो जाएगा, तो हम ए लिख देंगे, कोस 90 हो गई तो 0 हो गया, ई ए बच गया, तो फ्लक्स कितना आ गया, ई नेट हो गया। अब हमने गॉस की थ्योरम देखी कि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है या नहीं है। हमने देखा कि चार्ज है वो लीनियर पर है, तो लीनियर के लिए सिग्मा का लैम्डा का कंसेप्ट लगाया, दोनों को बराबर रख दिया और हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूफ कर दी। तो बच्चों आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आया हो, और मैंने इसकी केस स्टडी भी आपको यहाँ पर करा दी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ।